अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। बलोचिस्तान में कल्लात के इलाके ज़ेरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में फितनुल हिंदुस्तान के एक मरकज़ को एयर अटैक के ज़रिए उड़ा कर रख दिया गया है, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक फितनुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 40 दहशतगर्द मारे गए हैं। 7 दहशतगर्दों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बड़ी तादाद में असला, भारतीय साख्ता बारूदी सुरंगें, VHF रेडियो सेट और थर्मल कैमरे भी बरामद किए गए हैं। आप इस बात से इस कार्रवाई की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया दिनों में बलूचिस्तान में चंद ऐसे वाक़यात देखने को मिले थे जहां पर ऐसी ही भारतीय साख्ता बारूदी सुरंगों के ज़रिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के अंदर रखना डालने की कोशिश की गई थी। इन बारूदी सुरंगों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के रास्तों में उनको बिछाया गया था और कई मरतबा इस तरह के वाकयात भी हुए जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को इन बारूदी सुरंगों के जरिए उड़ाया गया, जिससे कई जानी नुकसानात भी हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दहशतगर्द इस वक्त अपनी कार्रवाइयों के लिए थर्मल कैमरे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उन थर्मल कैमरों के जरिए इर्द गिर्द का ना सिर्फ जायजा लिया जाता है बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सा बंदा कहां पर मौजूद है और क्या सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों के अंदर रेड तो नहीं करने जा रहे। ये वाकया जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसकी कुछ फुटेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बल्कि मामूली सी एक क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स के जरिए इस कंपाउंड को निशाना बनाया। इस कंपाउंड के बारे में बताया जाता है कि ये वो मरकज था जहां पर बारूदी सुरंगों को तैयार भी किया जाता था और इस मरकज से दहशतगर्दों को मुख्तलिफ मुकामात पर इन बारूदी सुरंगों को बिछाने के लिए भिजवाया भी जाता था। इस मरकज की निशानदेही के लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ही तवील और पेचीदा ऑपरेशन किया, जिसके जरिए इस मुकाम की निशानदेही की गई और फिर एक मुकम्मल तौर पर एक जाल बिछाया गया और उस जाल को बिछाने के बाद एक जानिब ये जो एरियल सपोर्ट है पाकिस्तानी फोर्सेस ने वो हासिल की और उसके साथ साथ ज़मीनी फ़ौज भी हरकत में आई और उन्होंने जनाब ये ऑपरेशन जो है नहायत कामयाबी के साथ मुनक्कद किया। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ज़ेरी वो इलाका है जहाँ पर हालिया दिनों में भारत की तरफ से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स सेटअप किए गए, जिसमें बाहुट बलोच का भी एक अकाउंट शामिल है और इसके साथ साथ दर्जनों ऐसे अकाउंट शामिल हैं जो मुख्तलिफ वाकयात को अपने अंदाज से पेश करते हैं। ज़ेरी के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही एक सूरत हाल को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें इस बात का ये बाहुट बलोच जैसे दीगर अकाउंट्स से जिक्र किया गया था कि ज़ेरी के ऊपर अब फितनुल हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ज़ेरी के इलाके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निकल भागने पर मजबूर भी कर दिया गया है और ज़ेरी पर अब जनाब BLA का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत और बेबुनियाद साबित हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तवक्को जाहिर की जा रही है कि ये जो 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है ज़ख्मी हालत में, इनसे भी कुछ अहम मालूमात मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ ये खबर भी बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि बलूचिस्तान के ज़िला कीच में एक और कार्रवाई की गई है, जिसमें मुश्तरका काउंटर टेरर फ्यूजन सेल ने FC और CTD और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इश्तराक से छापा मारकर उन नौजवानों को हिरासत में लिया जो सैटेलाइट फ़ोन्स के ज़रिए राजस्थान में बैठे BLA के राब्ताकारों से बराह रास्त हसास मालूमात हासिल भी कर रहे थे और उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस और उनकी पोजीशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों के नतीजे में ये जो भी 3 नौजवानों को बुलीदा के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नौजवान शहीक, वसीम और अनायतुल्लाह, ये इनको गिरफ्तार किया गया है और इब्तदाई तफ्तीश में ये इंकशाफ भी हुआ है कि ये गिरोह आइंदा माह मकरान कोस्टल हाईवे पर CPEC काफिले पर हमगीर हमले की मंसूबा बंदी भी कर रहा था। गिरफ्तार किए जाने वाले नौजवानों को जब हिरासत में लिया गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनके ऊपर को इतना ज़्यादा जो है ना वो उनको शायद इस बात का गुमान नहीं था कि ये नौजवान इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, मगर जब उनसे जदीद तफ्तीश के जो है उनके साथ तरीक़ों से तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये शिहाक वल्द नुसरत
नुसरतुल्लाह इस नेटवर्क का मरकजी किरदार था, जो सैटेलाइट फ़ोन्स के ज़रिए इंडिया से बराह रास्त राब्ते में था। वो कोऑर्डिनेटर सैटेलाइट हब के तौर पर काम कर रहा था और उसके कब्ज़े से सैटेलाइट फ़ोन थोराया सेट वो बरामद हुआ और गवादर के हसास रास्तों का नक्शा भी बरामद हुआ। इस नेटवर्क का दूसरा रुकन वसीम था और ये जो है दुश्मन के लिए फील्ड रैकी का काम करता था। इसके ज़रिए इस्तेमाल ड्रोन से न सिर्फ जीपीएस डाटा हासिल किया गया बल्कि 12 GB से ज़ायद वीडियो फुटेजेस भी बरामद हुई हैं, जिसमें सीपैक रूट्स, सिक्योरिटी चेक पोस्ट और कानवाई की मूवमेंट शामिल थी। तीसरा रुकन का नाम अनायत है और उसके वालिद का नाम ज़र मोहम्मद है। ये दरअसल एक इनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप का एडमिन था और प्रोजेक्ट सहर नामनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें दुश्मन को खुफिया हदायत दी जाती थी और उसके कब्ज़े से जो चैट लॉग्स बरामद हुए हैं उसमें ना सिर्फ नेटवर्क के अहकामात थे बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना हमलों का जिक्र भी मौजूद था। ये तीनों नौजवान दरअसल BLA के इस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा थे, जो सैटेलाइट फ़ोन्स के ज़रिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश में शरीक थे। सिर्फ 7 घंटों में ये जो तफ्तीशकार थे उन्होंने ये जो उनका डिजिटल फोरेंसिक विंग था उन्होंने 278 आउटगोइंग कॉल्स को कामयाबी के साथ डीकोड किया, जिनमें से 33 कॉल्स बराह रास्त भारतीय इलाके राजस्थान में मौजूद वॉर रूम तक जा रही थी। इन कॉल्स के मवाद से वाज़े हुआ कि बलूचिस्तान में सरगर्म BLA नेटवर्क को वहीं से हदायत दी जा रही थी और इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि BLA का एक कमांडर ग्वादर पोर्ट पर 3 मराहल में होने वाले एक डाइवर्शन ब्लास्ट की मनसूबा बंदी भी कर रहे हैं। ये कॉल्स न सिर्फ नेटवर्क की गहराई को बेनकाब करती हैं बल्कि दुश्मन की बराह रास्त मुदाखलत का नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश कर रही हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सीपैक है ये किस हद तक दुश्मन के दिल के अंदर खुबा हुआ है। उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर सीपैक फुल्ली ऑपरेशनल हो गया, अगर इस रूट से जो तिजारती नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो गया, सीपैक रूट के ऊपर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और गवादर पोर्ट 100% फंक्शनल हो गया, तो उसके नतीजे में इस पूरे रीजन की किस्मत बदल कर रख जाएगी। बलूचिस्तान के वो तमाम लोग जो इस वक्त बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी, आसाइशें आएंगी और यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा खौफ है कि कहीं पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए, कहीं बलूचिस्तान तरक्की ना कर जाए, कहीं आम बलोच की हालत ना बदल जाए। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में महरूमी के हवाले से जो तासुर है वो फैलाया जा रहा है। अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि रियासत पाकिस्तान के पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो इन दहशतगर्दों की बेखकनी करे, उनको मिलिया मेट कर दे, क्योंकि उसके बगैर तरक्की के सफ़र का आगाज़ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर यह बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि महज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको उसके बाद उससे आगे बढ़ना है। आपको एक ऐसा बयानिया तश्कील देना है जिसके ज़रिए बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीद मिले, और वो उम्मीद जब तक उनकी आंखों में नहीं चमकेगी, जब तक उन्हें अपना बेहतर मुस्तकबिल नजर नहीं आएगा, उस वक्त तक यहां पर ये अलहदगी पसंद अनासर अपना मकरू खेल खेलते रहेंगे। और उस बयानिए की बुनियाद सच्चाई पर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बयानिया सच पर मबनी नहीं होगा, उस बयानिए की अफादियत लोगों को ऑन ग्राउंड नजर नहीं आएगी, लोग उस बयानिए को कबूल नहीं करेंगे। ये बात भी वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के लोगों को एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के ज़रिए बार बार इस बात का उनको उनके जहनों में इस चीज़ को रास किया गया है कि वफाक़े पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ यहाँ से उनके मदनी वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती ये है कि आज तक मेरे नज़दीक पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो ठोस
منصوبہ بندی ہے بلوچستان کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ابھی تک نہیں کی گئی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پر ایک متوازی نظام چل رہا ہے، اور یہ متوازی نظام ہی انفیکٹ سب سے بڑی برائی کی جڑا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک جانب ہمارا جو پولیسنگ سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، یہاں پر جو سیاست ہے وہ محض ان کے جو سردار ہیں ان کے گھروں کی لانڈی ہے، جبکہ عام آدمی کے لیے جو آواز اٹھانے کا فورم ہے وہ ہے اس کا ووٹ، اور اس ووٹ کی اہمیت بھی سردار کے سامنے کمپرومائز ہو چکی ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہاں پر گراس روٹ لیول کے اوپر لوکل باڈیز سسٹم کا قیام، اور بدقسمتی سے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اس وقت ایک طاقتور لوکل باڈیز سسٹم موجود نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ براہ راست منسلک بھی ہو اور ان کے مسائل کا حل بھی ان کے ڈور سٹیپس پر فراہم کرے۔ اب اس مقصد کے لیے میرے نزدیک ریاست کو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک تو ان کو بلوچستان کے جب 1 یونٹ بنایا تھا ایوب خان نے، اس سے پہلے جو بلوچستان کی اوریجنل تقسیم تھی، جن ریاستوں کے اندر بلوچستان تقسیم تھا، اس پرانے فارمولے کو بحال کر کے بلوچستان کو 4 زونز میں تقسیم کرنا چاہیے۔ گوادر کو براہ راست جو ہے وفاق کے زیر کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر یہ جو ایک ان کے لوگوں کے ذہنوں میں احساس محرومی کا تاثر ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو واضح طور پر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ کی محرومیوں کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ وہ سردار ہیں جنہوں نے آپ کے حصے کے وسائل کو لوٹا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 5 برس میں محض بلوچستان میں ترقیاتی فنڈز کے نام پر تقریباً 120 ارب روپے جاری کیے گئے، اور ان 120 ارب روپوں سے انہی سرداروں کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ سکیمز کو پیش کیا گیا تھا ان ڈیولپمنٹ سکیمز کو منظور کیا گیا، لیکن آن گراؤنڈ ابھی تک وہ جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں وہ آپ کو بلوچستان کے کسی حصے میں نظر نہیں آتی۔ وہ پیسہ کون کھا گیا؟ یہی سردار کھا گئے، چونکہ یہ آپس میں سب ایک جیسے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں بیٹھ کر یہ تمام لوگ بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن بلوچستان کے وسائل لوٹنے میں یہ تمام لوگ ایک مٹھ ہیں اور یہ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ وسائل بھی لوٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کو، اپنے قبیلے کو، اپنے لوگوں کو وفاق پاکستان کے خلاف بھڑکا بھی رہے ہیں۔ یہ لوگ لیویز کے نام کے اوپر تنخواہیں وفاق سے وصول کرتے ہیں، اور ان لیویز کو عام معصوم بلوچوں پر ظلم کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس تضاد کا خاتمہ ضروری ہے اور اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ پاکستان کے لیے یہ تمام اقدامات ضروری ہیں۔ دہشت گردوں کی بے کنی بھی ضروری ہے، اور ان کی طرف سے پھیلائے جانے والے اس نفرت انگیز بیانیے کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو اب ملٹی ڈومین آپریشن بلوچستان میں بھی کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کی بے کنی کے ساتھ ساتھ امید پر بھرا ایک بیانیہ تشکیل دینا ہوگا، اور اس بیانیے کی بنیاد پر آن گراؤنڈ آپ کو بلوچوں کو وفاق کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً ان کی بہتری کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، ان کی غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، تبھی بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو بلوچستان کی آڑ کے اندر بلوچستان کے نام کے اوپر اس وقت بھارتی پراکسیز کے طور پر کام کر رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ کرپٹو کرنسیز ایکسچینج جو مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ضروری ہے، کیونکہ یہ 3 نوجوان جن کو کیچ سے گرفتار کیا گیا تھا، ان سے بھی ان کے جو کرپٹو اکاؤنٹس تھے ٹرون نیٹ ورک پر، وہ صرف 2 ماہ کے اندر ان کے اکاؤنٹس میں $46,500 کی منتقلی ہوئی ہے، جو کہ BLA کی بیرونی فنڈنگ کا واضح ثبوت ہے، اور یہ رقم وسیم کے ذریعے پنجگور کے
منی چینجر سے کیش بھی کرائی گئی اور بعد ازاں اس کو منتقل کیا گیا. لہٰذا یہ جو غیر قانونی منی ایکسچینجز ہیں ان کا بھی راستہ روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کی فنڈز کی سپلائی، ان کی سپورٹ سپلائی، ان کے ہتھیاروں کی سپلائی نہیں رکے گی اس وقت تک یہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے. لہٰذا ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. البتہ یہ خبر خوش آئند ہے کہ ان ٹھکانوں کو اب ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور اہم ترین انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بلوچستان اور پاکستان دونوں کے لیے بڑی خبر ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.